आप लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू संघर्षों की कोख से पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि वो पुलिस वालों को पैसा दे के अपने ऊपर लाठी चार्ज कराते हैं कि हम फेमस हो जाएं। अगर पैसा दे के लाठी खाना होता है तो बेहतर है कि पुलिस वालों की आमदनी भी बढ़ जाएगी और बीजेपी को लाठी खाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को भाई वो भी तो विधायक बन जाएंगे। क्या ज़रूरत है झूठ मूठ में इतना पैसा बहाने की। एक दो चार लाठी खाते उतने में विधायक। ये सरकार बनते तो हैं बड़े बड़े वादों पर, लेकिन नौजवानों को जब उनका अधिकार देने की बात आती है तो हर सरकार पंगु नजर। और लड़ना न लड़ना ये अलग है, लेकिन सेवा भाव को लेकर अनवरत हम काम कर। सबसे ज़्यादा 40% नौजवानों को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ही युवाओं की आवाज़ है, कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ है और कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं की आवाज़ है। उस वक्त उन मुसीबतों में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति ज़मीन पर उतर कर काम नहीं। उन गरीबों का, उन मजदूरों का जो पलायन कर रहे थे, उन रिक्शे वालों का जिनके घरों का चूल्हा बंद हो गया था, तमाम नौजवान निकले थे। और हम जैसे नौजवान लोगों के घरों से भीख मांग मांग कर उनके घरों तक उनके मुसीबत में हमारे आप 7 पुश्तों की खानदान को देख लेंगे तो कोई नेता विधायक हमारे घर में जिला पंचायत वगैरह आपको नहीं मिलेगा। मैं एक गरीब बाप का बेटा जरूर हूँ, गरीब पैसे के हिसाब से हो सकता हूँ, लेकिन दिल से मुझे यकीन है कि ये जितने भी प्रत्याशी आए हैं उन सब में आप हमको अमीर। पास तो पर्स में 15 रुपया होगा तो मैं कहाँ से जाऊँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को पैसा देने। संयम, संघर्ष और अनुशासन, ये 3 ऐसे गुण हैं जो एक पार्टी के कार्यकर्ता को सच्चा। जिला अध्यक्ष बने और कल इस्तीफा दे दिए, आप ब्लॉक अध्यक्ष बने कल इस्तीफा, अध्यक्ष बने और कल इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा ऐसे दे रहे हैं जैसे डीएम और कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो। तो इस्तीफा देने का एक चरण और एक शौक सा चढ़ गया है लोगों को। हाईलाइट होगा कि 400 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में हुई है। योगी जी ठोको नीति के तहत अगर अपराधी ब्राह्मण है तो उसका सीधे गाड़ी ही पलटवा देंगे, उसका इनकाउंटर करवा देंगे। जज की कुर्सी पर योगी जी बैठे हैं, वकील भी योगी जी ही हैं और कैटघरे में खड़े भी योगी जी ही हैं। तो फैसला तो यही होगा, नील वाला ही होगा। कहानी कहावत आप सुने होंगे, हाथी चले बाजार और कुत्ते भोंके हजार। अकल के लिए भी अकल होना चाहिए और इन लोगों के पास अकल तो है नहीं। इनके नेता जब इस्तीफा देते हैं तो ये पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए अकल के विपरीत जाके काम कर। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे इतने संघर्षशील है कि उनके सामने भाजपा भी डमी ही है। तमाम हर तबके के लोग कांग्रेस। राजनीति को अगर साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है तो युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुशीनगर जिले के पटौना विधानसभा से एक ऐसे युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है जिस चेहरे से पूरा जनपद। नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन। समाज सेवा के क्षेत्र में इस नाम और इस चेहरे से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो वाकिफ नहीं होगा। इस बार कांग्रेस ने इन्हें 330 विधानसभा पटौना से अपना प्रत्याशी बनाया है और इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या है इनकी रणनीति, किस रणनीति के तहत यह अपना चुनाव लड़ रहे हैं और अगर यह विधायक बन जाते हैं पटौना से तो ये युवा हैं, युवाओं के लिए ये क्या काम करेंगे और यहाँ के जनता के लिए क्या काम करेंगे। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इस चुनाव में वो क्या हो। बहुत बहुत स्वागत है जहीरुद्दीन जी हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद और द चेतक के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जनता की आवाज़ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बेहतरीन, निष्पक्ष और निडर होकर आप लोग कुशीनगर की आवाज़ बने हुए हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। कि आपको कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो इसके लिए आप अपनी पार्टी को पहले किस तरह धन्यवाद देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कुशीनगर के धरना मैन जो कहे जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, संघर्ष की कोख से जन्मे एक गरीब परिवार के बेटा आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करूंगा कि तमाम जहां पे पैसे वाले उद्योगपति और बड़े बड़े कॉरपोरेटर जहां पैसा लगाकर टिकट खरीद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं, उस माहौल में भी आदरणीय अजय कुमार लल्लू ने अपने एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया और टिकट देकर मैदान में उतारने का काम किया है। आप छात्र संघ की राजनीति से पनपे हुए हैं। किस्मत अगर किसी को मौका देती है तो बहुत बड़ा एक ही बार देती है।
किस्मत ने आपको मौका दिया है और सीधे आपको विधानसभा की उम्मीदवारी मिल गई है और फैसला जनता के हाथ में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तमाम छात्र पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में द सॉन्ग्स ऑफ द फ्री, जो स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई एक पोइट्री भी है, जिसमें उन्होंने कहा है, युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आपके अंदर दैवीय आत्मा है। अगर आपके रास्ते में पर्वत अवरोध उत्पन्न कर दे, मित्रता में असफल हो जाए, प्रेम में धोखा मिल जाए, फिर भी आप अपनी दैवीय आत्मा को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और न दाएं न बाएं, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ चलिए। तो ये ज़रूर हुआ कि एक राजनीति में जाने की मंशा थी और राजनीति में अपने आप को आगे लाकर लोगों की सेवा करने की भावना थी। हनुमान विद्यालय का ये विद्यार्थी उन सपनों को लेकर निकला था और डिग्री कॉलेज में छात्र संघ से हमने शुरुआत की थी और चाहा था कि छात्र संघ का चुनाव हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकारों की, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि जब ये सरकार बनते तो हैं बड़े बड़े वादों पर, लेकिन नौजवानों को जब उनका अधिकार देने की बात आती है तो हर सरकार पंगु नज़र आती है। छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए और मैं छात्र संघ के लिए मैंने बेहतर प्रयास करने का काम किया अपने टीम के लोगों के साथ। हमारे 1600 वोटों में लगभग 1250 वोट पा के छात्र संघ उपाध्यक्ष बने थे बैजनाथ सिंह हम लोग की टीम की तरफ से। और आज मौका हमें नहीं मिला, लेकिन बेहतर कार्यों के लिए पडरौना डिग्री कॉलेज ने अपने इस छात्र को स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बनाने का काम किया था। उसके बाद अनवरत निराश नहीं हुए हम लोग। चुनाव लड़ना न लड़ना ये अलग है, लेकिन सेवा भाव को लेकर अनवरत हम काम करते रहे और तमाम लोगों की मदद किया हम लोगों ने, चाहे वो आग लगने से किसी गरीब का घर जल गया हो, या बाढ़ आने से लोग परेशान हो गए हो, या किसी गरीब बेटी की शादी करने हो, या कोरोना में राशन पहुंचाना हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो। तो उन तमाम लोगों की दुआओं का नतीजा है कि एक अदना आदमी जो कभी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर पुतला फूंकता था, धरना प्रदर्शन में शामिल होता था, और ऐसे जहां राजा साहब हुआ करते थे बड़ी हवेली के अंदर, उनके जाने के बाद एक रंक को कांग्रेस पार्टी ने राजा बनाने का काम किया है और अपने उम्मीदवार बनाकर पडरौना विधानसभा में भेजने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में जहाँ लोग बड़े बड़े लोगों पर अपना दांव खेल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर सीट को उठाकर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 40% नौजवानों को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी ही युवाओं की आवाज़ है, कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ है और कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं की आवाज़ है। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में बेहतर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तरफ जहां इस विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने बड़े बड़े धन पशुओं को उतारा है अपना प्रत्याशी बनाकर, जो बाहुबल भी है, जिनके पास धनबल भी है। आपके पास कुछ नहीं है, आप कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, आप बैलगाड़ी पे चल के और अपना पर्चा दाखिला करने गए थे। तो इन बड़े बड़े धन पशुओं के आगे और बाहुबलियों के आगे आप कैसे अपनी उम्मीदवारी को पेश करेंगे जनता के सामने? देखिए, एक सामाजिक लड़ाई भी है। सामाजिक लड़ाई ये है कि ख़ास तौर पे मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी की बात, चूँकि ये सामाजिक न्याय की भी बात होती है, तो उस कम्युनिटी को हमेशा किसी को हराने, किसी को जिताने के नाम पर उसको हमेशा छलने का काम किया गया है। और धन बल की जहाँ तक बात है तो धन बल मायने नहीं रखता है। इसलिए मायने नहीं रखता है कि जब आप देखे होंगे कि सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर जो मुसीबत आई थी वो दो दौर में आया, दो ज़माने में आया। एक तो वो कि जब कोरोना का शुरुआती दौर था, जिसमें सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे भारत को लॉकडाउन जैसी महामारी में झोंक दिया गया और केसेस कम थे, लेकिन पूरे भारत में महामारी करके आर्थिक और मानसिक और पूरे तरीके से भारत की व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया गया। उस वक्त उन मुसीबतों में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति ज़मीन पर उतर कर काम नहीं कर रहा था। उन गरीबों का, उन मज़दूरों का जो पलायन कर रहे थे, उन रिक्शे वालों का जिनके घरों का चूल्हा बंद हो गया था, तमाम नौजवान निकले थे और हम जैसे नौजवान लोगों के घरों से भीख मांग मांग कर उनके घरों तक उनके मुसीबत में साथ में खड़े रहें। तो यकीन मानिए कि पडरौना की जनता, गरीब जनता जो वो कार्य देखी है करते हुए, उसके लिए वो पैसा मायने नहीं रखता है, उसके लिए वो सेवक मायने रखता है जो उसके साथ मुसीबत में खड़ा है। और आप क्या देखेंगे, आज जो पार्टियों का नज़रिया है, जो टिकटें बांटी गई हैं, कैसे लोगों पे बांटी गई है।
कोई कांग्रेस की विचारधारा के साथ कल खड़ा था और झटके में कांग्रेस से बदलकर भाजपा में जाता है, और भाजपा में जाने के बाद तमाम वहाँ संघर्ष करने वाले नेता थे जो छात्र संघ की कोख से भी निकले हुए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। पार्टी बदलनी है, टिकट उनको दे दिया गया। और उनके ऊपर आरोप क्या है, आप लोगों ने तो बाकायदे दिखाया भी है। मालूम है आरोप क्या होगा? नकली शराब या 2 नंबर के शराब से लोगों की मृत्यु हो गई थी जटहा बाज़ार में, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है और बाकायदे उसमें केसेस वगैरह भी हुए थे। तो मेरे ऊपर तो ऐसा आरोप नहीं है। आप मेरे ऊपर ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपने ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों की जान बचाई, राशन पहुंचाकर गरीबों की भूख मिटाई। दूसरे तरफ प्रत्याशी देखेंगे तो उतना बड़ा परिवारवाद का तो कोई मिसाल ही नहीं होगा। हमारे आप 7 पुश्तों की खानदान को देख लेंगे तो कोई नेता विधायक हमारे घर में जिला पंचायत वगैरह आपको नहीं मिलेगा या सदस्य नहीं मिलेगा। लेकिन आज इतनी बड़ी सत्ता की लालसा बनी हुई है कि प्रधान अपने बेटे को बनाएंगे, बीडीसी अपने घर में रखेंगे, जिला पंचायत अपने घर में रखेंगे, जिला पंचायत अपने घर में रखेंगे, ब्लॉक प्रमुख आप बनेंगे और विधानसभा भी आपको चाहिए। सब कुछ समेट लेंगे। दूसरे को मौका न क्षेत्र में देना चाहते हैं और न ही किसी अन्य को आप आगे बढ़ने देना चाहते हैं। और यहाँ तक कि बाहुबल के आधार पर तमाम चीज़ों को जबरन मनवाया जाता है। इस तरह का आरोप तो मेरे ऊपर नहीं है। मैं एक गरीब बाप का बेटा जरूर हूँ, गरीब पैसे के हिसाब से हो सकता हूँ, लेकिन दिल से मुझे यकीन है कि ये जितने भी प्रत्याशी आए हैं उन सब में आप हमको अमीर पाएंगे। और अमीर इसलिए पाएंगे कि किसी के मुसीबत के वक्त में जेब खाली ज़रूर था, लेकिन हिम्मत करके तमाम लोगों के साथ हम लोगों ने खड़ा होने का प्रयास किया है। तो आने वाले दिन में ये पडरौना की सम्मानित जनता भी अपने इस गरीब बेटे के साथ जरूर खड़ा होगी। विगत 1 दशक से समाज सेवा से जुड़े हुए, कोरोना काल में भी आपने अपनी समाज सेवा से लोहा मनवा लिया। लोग आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से जानने लगे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जब चुनाव आज लड़ रहे हैं, आप जनता से आज वोट मांग रहे हैं, तो जो समाज सेवा आपने किया है उसका फल इस विधानसभा चुनाव में आपको मिल सकता है क्या? देखिए, राजनीति कहा गया है कि राजनीतिक व्यक्ति को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो समाज सेवा एक ज़रूर है कि अपनी अच्छाई लोगों के सामने है कि हम सेवा के भाव से आए हैं और सेवा का भाव हमारे अंदर है। हमारी छवि इस तरह की नहीं है कि किसी तरह की दबंग की छवि या किसी तरीके से 2 नंबर के कारोबारी की छवि। तो समाज सेवा आपके कैरेक्टर को बेहतर बनाता है और बिल्कुल ये होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से आप बेहतर इंसान बन सकते हैं, शिक्षा से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पैसे से आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, तो आप एक अच्छा इंसान और ह्यूमैनिटी आपके अंदर डेवलप करता है। तो पिछले 10-12 सालों में राजनीति में आने से पहले हम लोगों ने अपने अंदर इंसानियत और ह्यूमैनिटी को डेवलप किया। वो इसलिए कि जब हम किसी मकाम पर पहुँचे, अगर जनता अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, अपने सेवा करने का मौका देती है, तो जो अंदर की ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए और हम भी कहीं बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी में गुम हो जाए और गरीबों का दुख दर्द समझना बंद कर दे। आप बताइए, जो 4.5 साल 5 साल लोगों का ज़मीन बेच के पैसा कमाते हो, जो 4.5 साल 5 साल लोगों की गाड़ी कमाई लूट कर खाते हो, और चुनाव आते आते 6 महीने में वो ये सोचे कि पैसा बांट दिया जाएगा, बूथों पर शराब बांट दिए जाएंगे, मीट और चावल की दावत करा दी जाएगी, तो वो जनप्रतिनिधि अगर चुन लिए जाते हैं तो उस चुनने के बाद क्या करेंगे? वो चुनने के बाद क्या करेंगे? जो 3 करोड़ से टिकट खरीद के ला रहा है, वो चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा? कौन खरीदा 3 करोड़ से टिकट? तमाम पार्टियों की टिकटें बिक रही हैं। आपको आसान लग रहा है क्या कि इधर से पार्टी बदलने से बिना उसी तरीके से आसानी से टिकट मिल जाएगा? आपकी पार्टी पे भी आरोप लगा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा है कि उन्होंने पैसा लेके टिकट बांटा है। देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने प्रत्याशी के साथ दमदारी से खड़ी रहती है। आपने भी पैसा दिया है टिकट के लिए? मेरे पास तो पर्स में 15 रुपया होगा, तो मैं कहाँ से जाऊँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को पैसा देने? और तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो बेचारे, आपने कहा ना कि मैंने कहा कि 40% ऐसी महिलाओं को टिकट मिला है जो किसी रेप पीड़िता की माँ है,
पूनम पंडित का आपने नाम सुना होगा, चेतना पांडे जी का नाम आपने सुना होगा गोरखपुर। आपको लगता है कि ये लोग पैसा देकर किसी संगठन का कोई मुखिया होता है तो उसको तमाम पहलुओं पे नज़र करना पड़ता है कि हमें आगे क्या नुकसान पहुंच सकता है और इस वक्त क्या नुकसान पहुंच रहा है, तो उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कदम आगे बढ़ाना। विगत कई वर्षों से सरकार आपकी पार्टी से जो कार्यकर्ता जुड़े रहे हैं उन्होंने भी इस बार इस्तीफा दे दिया है और लगातार इस्तीफों का दौर अभी जारी है आपकी पार्टी में, क्या कारण है? संयम, संघर्ष और अनुशासन, ये 3 ऐसे गुण हैं जो एक पार्टी के कार्यकर्ता को सच्चा सिखाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने मनीष जायसवाल जी भी आवेदक थे, ऋषिकेश मिश्रा जी भी आवेदक थे और मैं भी एक आवेदक था। उनका टिकट सबसे पहले घोषणा हो गया, पहली सूची आई उसी में हो गया। क्या आपको हमको देखा इस तरह का आरोप लगाते हुए कि बगावत हमने कर लिया है, चाहे इस तरह टिकटों को बेचा गया है, ये किया? हमने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, उस पैसे को देखते हुए उनको बेहतर प्रत्याशी समझा गया हो, लेकिन हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरे तरीके से स्वागत करते हैं, उनके फैसले का, निर्णय का स्वागत करते हैं। मेरे हक में जो भी बेहतर होगा वो आने वाले दिनों में मुझे मिलेगा और मैं पार्टी के साथ, पार्टी के फैसले के साथ खड़ा था। तो संयम रखना जरूरी है। आज आप बूथ अध्यक्ष बने और कल इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा ऐसे दे रहे हैं जैसे डीएम और कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हों। आज आप जिला अध्यक्ष बने और कल इस्तीफा दे दिए, आप ब्लॉक अध्यक्ष बने कल इस्तीफा दे दिए। तो इस्तीफा देने का एक चरण और एक शौक सा चढ़ गया है लोगों को हाईलाइट होने के लिए। ऐसा नहीं है। जब तक आप देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 30-30 साल 35-35 साल संगठन के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिए, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के साथ धोखा, गद्दारी या इस्तीफा जैसे चीज़ों पर नहीं आया। आप देखिए स्वर्गीय राजेंद्र पांडे जी थे, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। आज आपको टिकट नहीं मिला और उम्र अगर 35 साल हमारी है या 36 साल 40 है तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए हैं? आप तुरंत अपना संयम खो दिए और संयम खो के अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर दिए। तो आपने पार्टी के लिए कहीं खाई नहीं खोदा है, आपने अपने लिए खाई खोद लिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी आम लोगों को राजनीति के पटल पे लाना चाहती है और जहां सपा और भाजपा कॉरपोरेट के चंगुल में फंसी हुई है, तो आप अगर कांग्रेस से छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे? या तो जातिवाद के जंजाल में जाएंगे या तो सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में फंस जाएंगे। कांग्रेस गांधी की विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और वहाँ पे अगर आपको बने रहना है तो संयम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा सवर्ण समाज जुड़ा रहता था, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, जो भी हो, मतलब पूरा सवर्ण समाज कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत नींव के साथ जुड़ा रहता था, जोड़े रखता था। लेकिन आज का समय ऐसा आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है या और समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में जो सवर्ण जो है कांग्रेस से टूटे हैं वो पुनः कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस किसी एक जाति की पार्टी है नहीं। कांग्रेस ब्राह्मणों की भी पार्टी है, कांग्रेस दलितों की भी पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की भी पार्टी है, कांग्रेस हर वर्ग की पार्टी है। तो किसी एक जाति विशेष को कांग्रेस के लिए कभी भी जोड़ने का प्रयास नहीं रहा है। वो उसने कभी धार्मिक सम्मेलन या जाति सम्मेलन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखा है, बल्कि मुद्दों की लड़ाई पर कांग्रेस विश्वास रखती है। रही बात भाजपा की तरफ हमारे ब्राह्मण भाइयों का झुकाव, तो आपने सुना होगा कि 400 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में हुई है। 400 से ज़्यादा। सामाजिक न्याय यही कहता है कि समाज के हर वर्ग को उनके इच्छा के अनुसार जीने का हक है। सामाजिक न्याय यही कहता है कि अगर आप मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे हैं तो अपने जनता के दरमियान न कपड़ों के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर और न ही जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करेंगे। योगी जी ठाकुरों के मुख्यमंत्री इस तरीके से चलाई जाती है कि योगी जी सिर्फ ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री हैं और वो कहते भी हैं तो योगी, लेकिन अपने बयान में कहते हैं कि हमें अपने ये पहली जाति है जिसमें भगवान जन्म लिए हैं। भगवान तो और जातियों में भी जन्म लिए हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही कोई भी है, अपराधी कोई भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपराधी ब्राह्मण ही भी हो या मुसलमान हो या अन्य जाति का हो। अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके अपराध के अनुसार उसको सज़ा देने का अधिकार इस देश के न्यायपालिका को है। अब योगी जी ठोको नीति के तहत अगर अपराधी ब्राह्मण है तो उसका सीधे गाड़ी ही पलटवा देंगे, उसका इनकाउंटर करवा देंगे। तो इस तरीके
का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है वो पूरे तरीके से एक जाति विशेष ब्राह्मण विरोधी और मुस्लिम विरोधी ज़्यादा रहा है। आपको ये बात समझना चाहिए और ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को। संवैधानिक पद पर अगर आप बैठे हैं तो आपको चाहिए कि अपने सभी लोगों को समान नज़र से देखें। हाँ, जो अपराध करता है कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उसको दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है। अच्छा, योगी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले योगी जी पर 4 मुकदमे थे, लेकिन अभी इस बार जब उन्होंने उम्मीदवारी की है विधानसभा के लिए तो वो मुकदमे नील दिखाए जा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ऊपर के मुकदमे को स्वयं वापस ले लिया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही है कि एक शेर याद आ रहा था कि जज भी आपका है और मुलजिम भी आप हैं और न्याय भी, फैसला भी आपका है। तो मतलब ये लाइन मैं बता रहा हूँ। तो एक अखबारों ने उसको बाकायदे प्रकाशित किया है तो कि जज की कुर्सी पर योगी जी बैठे हैं, वकील भी योगी जी ही हैं और कैटघरे में खड़े भी योगी जी ही हैं। तो फैसला तो यही होगा, नील वाला ही होगा। जबकि देखिए, न्याय में तमाम धार्मिक ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, चाहे वेद को उठाइए, चाहे कुरान को उठाइए, चाहे बाइबल को उठाइए, तो सबका दारोमदार यानी सबका जो बुनियाद है वो न्याय पॉलिटिका है। आपने सुना होगा कि तमाम ऋषि मुनीषी जो थे, जब न्याय की बात आती थी तो अपने परिवार, जाति, सारे चीज़ों से ऊपर उठकर न्याय, इंसाफ को बाकी रखते थे। और हम लोग के कुरान में भी लिखा है कि अगर न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अगर तुम्हें अपने खिलाफ गवाही देना पड़े तो तुम दो, लेकिन न्याय को कमज़ोर मत होने देना। अब बताइए, 4 मुकदमे थे, लंबित थे, फैसला तो कोर्ट को करना था, लेकिन अब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो बिना फैसले के उन्होंने अपना मुकदमा ही वापस ले लिया। तो ये कहीं से न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे रहा है एक शासक के हैसियत से। ये सही नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी पर भी आरोप लगा है, अभी उनका 2 ट्वीट वायरल हो रहा था कि उन्होंने सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उल्टा सीधा उस ट्वीट में दिखाया जा रहा था। ये क्या सच्चाई है? क्या उन्होंने सही में ट्वीट किया है क्या अपने ट्विटर हैंडल? ऐसा नहीं, सब फर्जी बात है। उसको बाकायदे फर्जी घोषित भी किया। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस पार्टी की CLP लीडर मोना मिश्रा हैं, प्रमोद तिवारी जैसे लीडर हैं और तमाम बड़े से बड़े ब्राह्मण जिस पार्टी ने दिया हो उत्तर प्रदेश में नेता के रूप में, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष इस फर्जी ट्वीट के खिलाफ, जो आप कह रहे हैं फर्जी है, उस ट्वीट के खिलाफ मतलब बोलने के लिए सामने, कभी मीडिया के सामने अभी नहीं आया। कहावत आप सुने होंगे, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो ये बीजेपी के लोगों की बौखलाहट है, अजय कुमार लल्लू के संघर्ष और उनके व्यापक और बड़े स्तर पे जो जीत होने जा रही है 2022 में। तो ये बौखलाहट है कि वो बौखलाहट में, जैसे कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए, और इन लोगों के पास अकल तो है नहीं। इनके नेता जब इस्तीफा देते हैं तो ये पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए अकल के विपरीत जाके काम कर रहे हैं। अब उस प्रदेश अध्यक्ष और उस पार्टी पे ब्राह्मण विरोधी जो जाति में विश्वास ही नहीं करती है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, हर वर्ग को, हर समुदाय को। तो ट्वीट भी करना था तो थोड़ा सा कुछ कायदे का करते और कुछ ऐसा करते कि लोग थोड़ा सोचने पे मजबूर होते। 1 मिनट में उधर घोषणा किए कि इन्होंने ये कहा, दूसरे मिनट में वो फर्जी घोषित हो गया। समाजवादी पार्टी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक डमी कैंडिडेट उतारा है, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे इतने संघर्षशील है कि उनके सामने भाजपा भी डमी ही है। उनके सामने भाजपा भी डमी है और सब डमी है। वही एक ऐसे संघर्ष के कोख से जन्मे हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आप लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू संघर्षों की कोख से पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि वो पुलिस वालों को पैसा दे के अपने ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं कि हम फेमस हो जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी करा लेना चाहिए फेमस होने के लिए। उनसे बड़ा ड्रामेबाज कौन हो सकता है? अब मोदी जी जहाँ सिस्टम बनाना रहता है वहाँ आंसू बहाने में और इमोशनल गेम खेलने में, ये तो लाठी, अगर पैसा दे के लाठी खाना होता है तो बेहतर है कि पुलिस वालों की आमदनी भी बढ़ जाएगी और बीजेपी को लाठी खाना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को। भाई वो भी तो विधायक बन जाएंगे, क्या ज़रूरत है झूठ मूठ में इतना पैसा बहाने की? 1-2-4 लाठी खाते उतने में विधायक। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस सत्ता में वापस करेगी क्या? कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है और नौजवान, देखिए जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पर किया है, जो छलावा समाजवादी पार्टी की सरकार ने की है नौजवानों से,
तो पूर्ण बहुमत के साथ इस बार नौजवान कांग्रेस को यूपी की कुर्सी पर बैठाने जा रहा है। कारण यह है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा पत्र लाई है और महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर किसानों के लिए, वो घोषणा पत्र कारगर साबित होने जा रहा है और तमाम हर तबके के लोग कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। विधायक बन जाते हैं यहाँ पडरौना से, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता खास तौर पे पडरौना विधानसभा में जो हमारा रहेगा, अगर पडरौना की जनता मौका देती है तो सबसे पहले हर गांव में विधायक जन सुनवाई केंद्र की स्थापना हम करेंगे सबसे पहले। इसलिए कि सबसे बड़ा जो शिकायत है पडरौना की जनता का कि हमारे विधायक जी हमारी न बातों को सुनते हैं, ना हमारा हाल चाल लेते हैं, ना हमारे बीच में रहते हैं। तो अगर पडरौना की जनता मौका देती है तो विधायक जन सुनवाई केंद्र, आपको मालूम है कि हम लोगों की टीम गांव-गांव में, एक गांव में लोगों के तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकारी कार्य होते नहीं हो पाते हैं, जैसे निर्वाचन का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, या पेंशन का मामला हो, कि छात्रवृत्ति का मामला हो, तो उस पर हम लोगों की टीम ने बाकायदे काम किया हुआ है। तो डायल 100 में जो आता था, वुमेन पावर लाइन जो था, उस पर भी हम लोगों की टीम ने काम किया है। तो हमारे टीम के लोग ही उस विधायक जन सुनवाई केंद्र के सदस्य होंगे और वहाँ पे विधायक से आपको क्या शिकायत है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और जो भी समस्या आता है, अगर हमारे टीम के पास वो समस्या पहुँचेगी तो 24 घंटे के अंदर उस समस्या का निराकरण विधायक जन सुनवाई केंद्र से करने का काम। किसानों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, ये पडरौना जो एरिया है, हमारा कुशीनगर जनपद का जो एरिया है, ये दो यहाँ शुगर फैक्ट्री हुआ करते थे। एक शुगर फैक्ट्री आपका पडरौना का है और एक कटकुइयाँ का है। आज दोनों शुगर फैक्ट्री की हालत आप देख ही रहे हैं। मोदी जी के लाडले जो थे, उन्होंने वादा किया था 100 दिन में चलवा देंगे, तो उन्होंने तो चलवाया नहीं। अब सोनिया जी के लाडले मोदी जी के लाडले बन गए हैं, तो उम्मीद है कि कहीं वो 100 दिन में चलवा दे। तो इस पे बड़े स्तर पर मांग की जाएगी, सरकार हमारी बनेगी। और अगर पडरौना की जनता हमको चुनती है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि पडरौना शुगर फैक्ट्री चल सकती है तो चले, और अगर नहीं चल सकती है तो पडरौना के आसपास के एरिया में कोई नई शुगर फैक्ट्री की स्थापना यहाँ किया जाए, ताकि यहाँ के किसानों की बेटी की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई और तमाम जो उनके घर के खर्चे हैं, वो इस किसानी के द्वारा, इस शुगर फैक्ट्री के द्वारा किसान को मजबूत करने का काम करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के इस पर्व में पडरौना विधानसभा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही विश्वास के साथ आपके इस जनसेवक को, इस युवा को एक मौका दिया है और इस मौका को ऐतिहासिक बनाने का काम आपका मतदान कर सकता है। तो सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि पिछले 12 सालों में हम लोगों की टीम ने न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर काम किया है, बल्कि मानवता के लिए काम किया है। अगर किसी गरीब का घर जला है तो वहाँ हमने जाति नहीं देखी है, उस पीड़ित को मदद पहुँचाने का काम किया है। बाढ़ अगर कहीं आपदा आ गई है तो वहाँ लोगों तक राशन पहुँचाने में हमने जाति और मजहब का ध्यान नहीं दिया है। और अगर किसी बेटी की शादी विवाह में किसी तरह का मदद करना हो, या जब कोरोना काल में लोग भूखे मर रहे थे तो उनके बीच में पहुंचना हो, या लोग जब ऑक्सीजन से उनकी सांसें रुक रही थी, तो इसी टीम और इसी नौजवानों ने आपके घरों पे ऑक्सीजन पहुंचाया था। और ये तमाम नेता जो आज बड़े बड़े गाड़ियों में आपके बीच में आ रहे हैं, ये आपका चुनाव के होते ही, आपका मतदान पाते ही अगर चुनाव जीतेंगे तो फिर अपने लोगों को का ठेका सेट करने में रह जाएंगे। लेकिन आपके ये जनसेवक आपके साथ पहले भी सेवक बनकर रहा और अंतिम सांस तक सेवक बन के रहेगा। बस निवेदन यह है कि जाति, मजहब, संप्रदाय और किसी भी तरीके के भेदभाव से ऊपर उठकर नौजवानों का साथ दीजिए, युवाओं का साथ दीजिए, ताकि ये नौजवान आपकी आवाज़ को बुलंद करे और आपके हर मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए तत्पर रहे। मतदान जरूर करें और हाथ के पंजा चुनाव के निशान पर मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद, थैंक यू। अभी हमारे साथ थे मोहम्मद जहीरुद्दीन, जो कि कांग्रेस पार्टी से 330 विधानसभा पडरौना के प्रत्याशी थे। वो हमसे बात कर रहे थे पडरौना की समस्याओं पर और आगे चुनाव जीतने के बाद इस पडरौना में होने वाले कार्यों पर। मैं हूं आपके साथ आदित्य दीक्षित, आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।